शुभ प्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारा पहला पाठ और दूसरा पाठ समाप्त कर लिया है। हम पढ़ रहे थे हमारा तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां नामक निबंध। तो आगे चलते हैं। पढ़ने पढ़ाने के इस दौर में हमने शुरुआत के 2-3 अनुच्छेदों का अध्ययन अध्यापन कर लिया था। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। आज दिनांक 27/4/2020, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 3, प्रकरण हिमालय की बेटियां। प्रकरण यानी टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है हिमालय की बेटियां। शुरुआत के अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का परिचय मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है। ये एक निबंध है, यानी कि एक लेख है नदियों के ऊपर। शुरुआत में नदियों के रूप, उनके बहने की जो धारा है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। अब पढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने कहाँ ये भागी जा रही हैं ये वाला अनुच्छेद पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो ऐसे नाम हैं। लेकिन बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले ये वाला पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक यानी कि नागार्जुन जी इन नदियों को जो पहाड़ी से निकल के बहुत चंचलता के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उनको देखकर बड़े विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं कि भैया इतना ये तेजी से वेग में कहाँ भागी जा रही हैं। आखिर इनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य कहाँ है जिसने इन्हें बेचैन कर रहा है कि कर रखा है कि ये भागी ही जा रही हैं, कहीं रुकती ही नहीं है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, जैसे हिमालय जैसे पिता का इतना व्यापक प्रेम पाकर भी अगर इनका जो मन है वो अतृप्त ही है, यानी प्यासा ही है, भरा नहीं है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। हिमालय यानी हिम आलय, बर्फ का घर। बर्फ यानी जिससे पानी बनता है, जिनसे पानी निकलता है। जो पानी का भंडार है वो जब खुद इनकी प्यास नहीं मिटा सकता तो आखिर इनकी प्यास कौन मिटा सकता है। इस तरह सोचते हैं लेखक। फिर कहते हैं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं यानी कि गहरी गुफाएं। ठीक है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी बर्फों से ढकी हुई और कुछ बिना ढकी हुई जो ये नंगी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी ये सुंदर जो घाटियाँ हैं। बंधुर आदित्यकाएं का अर्थ होता है कि गहरी जो गुफाएं हैं हिमालय की, सरसब्ज उपत्यकाएं यानी कि हरी भरी जो यहाँ की घाटियाँ हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन का अर्थ होता है कि इन नदियों का जो घर है इस प्रकार की लीलाओं से भरा हुआ है, फिर भी ये इन्हें छोड़कर आखिर कौन है जिनके पास जाने के लिए बेचैन है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बहुत तेजी से बहते हुए जब ये जो पहाड़ी वृक्षों के नाम है देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल आदि के जंगलों में जब ये पहुंच जाती होंगी तो थोड़ी थकने का आभास होता होगा। तो शायद उन्हें अपने बचपन के बीते हुए दिन याद आते होंगे, अपने पिता का दुलार प्यार और ये जो सुंदर सुंदर वादियों का दृश्य अभी लेखक ने बताया, ये सब उन्हें याद आता होगा। ऐसा लेखक का विचार है। ठीक है बच्चों। फिर कहते हैं, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर यानी सर। ठीक है, कह रहे हैं लेखक कि कौन जाने कि बुढ़ा हिमालय, इन बेटियों के जो पिता हिमालय हैं अब बूढ़े हो चुके हैं, और कौन जाने कि ये जब उनको छोड़कर दूर तक निकल जाती होंगी तो वो इनके लिए बेचैन होकर अपना कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पछताना, मतलब बहुत पछता रहे होंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। हाँ सही बात है, जब ये नदियाँ ही इन विराट हिमालय का गहना है, जब वो भी निकल जाती होंगी तो फिर तो हिमालय अकेले निस्तब्ध रह जाता होगा, फिर उनके पास रखा ही क्या होगा। अब आगे देखते हैं नए पैराग्राफ से। ठीक है बच्चों, नया अनुच्छेद है, देखिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र
ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, बच्चों बता दूं, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नदियां हैं। इन्हें महानद भी कहा जाता है। महानद यानी बहुत बड़ा, और नद यानी नदी का पुल्लिंग हो गया, ठीक है, लेकिन ये होती हैं नदियां ही। ये दो ऐसे नाम हैं कि इनका नाम आते ही जो हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां यानी छोटी बड़ी जितनी सभी नदियां हैं, रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। बता दें बच्चों कि ऊपर जो ये सारी नदियों का नाम लिया गया है, ये पहाड़ फोड़ के, पहाड़ के हृदय से अपना रास्ता बनाकर स्वयं निकली हैं, लेकिन ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेखक का कहना है वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का स्वयं अपना कुछ नहीं है। देखिए ये कैसे बनती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। दयालु हिमालय, हिमालय की विशेषता बता रहे लेखक की, जो दयावान हिमालय है, हिम आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय यानी बर्फ का घर, जो बर्फ के भंडार ही हैं, बर्फ के घर ही हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उनके एक एक बूंद को संचित कर एक एक बूंद से ये दोनों नदियां बनी हैं, यानी पिघले हुए बर्फ से ये नदियां बनी हुई हैं, ठीक है। कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। देखिए बच्चों, यहाँ नदियों की जो लक्ष्य है, नदियों का कब से इशारा कर रहा है लेखक, तो ये कौन है इनका लक्ष्य, जिनको छोड़कर हिमालय का विराट प्रेम, बड़ा प्रेम छोड़कर भी ये नदियां कहाँ जाने के लिए बेचैन रहती हैं, तो वो है सागर, समुद्र। ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं, ठीक है बच्चों। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कह रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, समुद्र यानी सागर, जिसे पर्वतराज हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय हैं, उनकी इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी इन दोनों नदियों को अपने में मिलाने का गौरव प्राप्त हुआ। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र, ठीक है बच्चों। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। सही बात है। लेखक का कहना है कि जो पहाड़ों की यात्रा नहीं किया है, सिर्फ मैदान में बहने वाली गंगा, यमुना और विभिन्न प्रकार की नदियों को देखा होगा, उनके मन में शायद ही ये ख्याल आए कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर, यानी छोटे बच्चों की भांति, ये कैसे खेला करती हैं, कोलाहल मचाया करती हैं, इधर से उधर छोटी बड़ी कई लहरों में बिखर बिखर के शोर मचाया करती हैं, ठीक है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। जिस प्रकार बेटियां होती हैं, बचपन में नंग धड़ंग होकर अपने पिता के गोद में खेला करती हैं, और बड़े होने के बाद बड़े ही संजीदा और गंभीर रूप लेते हुए शादी होती है, और शादी के बाद अपने पति के घर में चली जाती हैं। तो लेखक नदियों को अभी इन्हीं रूपों में देख रहा है। कह रहा है कि पहाड़ के जन्म से जन्म लेने वाली ये नदियां उस रूप में अपने पिता के समान नंग धड़ंग यानी मनमानी होकर जो घूमती हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि मैदानों में आकर गंभीर धारा के रूप में परिवर्तित हो जाने वाली ये नदियां कभी पहाड़ों में इस प्रकार भी होंगी। कह रहे हैं कि जो पहाड़ी आदमी हैं, जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले आदमी हैं, इनको रोज देखते हो, उनके लिए यह आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना यानी मन को भाने वाला प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर
और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ हिमालय को ससुर और समुद्र को, यानी ये जो नदियाँ बड़ी तेजी से बहती हुई, उद्दंडता मचाते हुए, खिलखिलाते हुए जो भागी जा रही हैं, वो अपने पति समुद्र से मिलन करने के लिए बेचैनी से भागी जा रही हैं और अपने पिता यानी हिमालय का घर, अपना मायका छोड़कर अपने पति समुद्र से मिलने के लिए उतावली हैं। इसीलिए लेखक को यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है हिमालय को उन नदियों का पिता और समुद्र को उनका पति कहने में, और इस हिसाब से हिमालय समुद्र का ससुर हो जाता है और क्या बोलते हैं, जो समुद्र है वो हिमालय का दामाद हो जाता है। ऐसा कहने में लेखक को थोड़ी भी झिझक नहीं होती है।